हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी अपन ने स्टार्ट कर रखी है जूलॉजी के अंदर, जिसका एक चैप्टर अपन ने कवर कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके साथ साथ अपन ने उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी कवर किया और क्वेश्चंस के थ्रू फिर से चैप्टर को अपन ने रिवाइज भी कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया है। आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक इस चैप्टर को देखते रहना और साथ ही साथ ब्रीफली नोट्स अपने नोटबुक के अंदर बनाते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। इसके अंदर दो टर्म्स अपन को देखने को मिलती है जब NCERT ओपन करते हैं। एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। NCERT ये बोलती है कि भैया कॉमन मैन के लिए दोनों टर्म्स सेम से ही है, लेकिन सेम नहीं है। क्या डिफरेंट है इसके अंदर, थोड़ा वो देखते हैं। ब्रीदिंग का मीन्स होता है एक रिदमिक प्रोसेस होती है, लाइक एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर रिलीज करना। ये एक जो रिदमिक प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के अंदर, इसी को अपन ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन ये नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जब तक फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, कंप्लीटली या फिर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीदिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल, जिसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज़ के अंदर, जब एयर अंदर जाता है तो उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर सेल के पास जाता है और सेल उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ, जरूरी नहीं है कि जितने भी एनिमल है सब में ब्रीदिंग हो, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है तो भैया रेस्पिरेशन जरूरी है। रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा। अगर सेल है तो उसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन तो बनता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात है। देन अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के प्रकार क्या क्या है। तो लोअर क्लास के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा होता है दो टाइप के रेस्पिरेशन होता है। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, सेकेंड थिंग एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एन का मीन्स होता है अब्सेंस, एरोबिक का मीन्स होता है एयर, यानी कि इसके अंदर एयर के अब्सेंस में ऑक्सीडेशन होता है फूड का, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भोजन का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इस कंडीशन के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली हमको एनर्जी भी कम मिलेगी, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन ईस्ट जो होता है वो फंगस किंगडम का एक एक्सेप्शन होता है। मोस्ट ऑफ जो फंगस होते हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इसको अपन बोलते हैं। इसका यूजेज ब्रीवियस इंडस्ट्री में करते हैं, यानी कि जो शराब उद्योग है उनके अंदर अपन यूज करते हैं, साथ ही साथ बेकरी के अंदर भी यूज करते हैं। होता क्या है, ग्लूकोज से क्या बनाता है, ये 2 पायरुविक एसिड बनाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के प्रोसेस को, यानी एक कौन से पाथवे होता है, इसको अपन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बोलते हैं या EMP पाथवे। याद रखना इस चीज़ को, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होता है वो जितने भी रेस्पिरेशन हो, जरूरी नहीं है एरोबिक हो तभी होगा, एनएरोबिक में भी होता है। जरूरी नहीं है यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसका रीजन क्या है, थोड़ा कवर करते हैं। रीजन यही है कि ये जो प्रोसेस होती है, ये जो पाथवे होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और जितनी भी सेल है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। तो पायरुविक एसिड बनने के बाद में डिपेंड करता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है और 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। देन अगर अपन बात करते हैं और कहाँ पे होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स के अंदर भी देखा गया है। यानी जब अपन हायर एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन के अंदर मसल्स को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है, और रिजल्ट क्या होता है, फिर वो लैक्टिक एसिड बनाती है जो कि हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाती है। फिर अपन को वहाँ पर पेन सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। एक जगह और है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखो, एक टाइप के सेल है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, RBC। ठीक है, RBC जो सेल होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। देखो समझना, थोड़ी इस बात को अच्छे से कवर करना। RBC में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने का मीन्स क्या हो गया
कि इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के आगे वाली जो प्रोसेस होती है, आगे वाली जो पाथ होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पायरुविक एसिड तो बन जाएगा लेकिन आगे फूड का यूटिलाइज इसके अंदर नहीं हो पाता, और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो जो भी मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये बात आप याद रख लेना। देन बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। बात करते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर भोजन का या फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, CO2 और H2O बनाता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, याद रखना इस चीज़ को, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अपन को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बहुत कम मिलती है। 38 या 36 ATP यहाँ पर रिलीज होती है। क्लियर हो गया। देन अपन बात करते हैं, देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी एनिमल है सबके अंदर लंग्स प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। लोअर एनिमल है जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ और ऑर्गन होंगे जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एक्वाटिक के अंदर कुछ अदर ऑर्गन होंगे जो रेस्पिरेशन करते हैं, एम्फीबियंस में कुछ अदर ऑर्गन होंगे जो रेस्पिरेशन करते हैं। तो आज अपन इन सभी एनिमल्स की कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट है वो सभी की अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करता है, जो कि जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करता है। तो जनरल बॉडी सरफेस से कौन कौन करता है, जितने भी लोअर एनिमल्स है, लाइक प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा, इसमें जैसे स्पॉन्ज वगैरह हो गया, यू स्पॉन्जिला हो गया, और स्लेंट्रेट्स हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए। ये प्लेटफॉर्म वगैरह जितने भी जो लोअर एनिमल्स होते हैं इनके अंदर, अच्छा टिनोफोरा भी होता है जो कि जनरल बॉडी सरफेस से ही करता है रेस्पिरेशन। ये जो लोअर एनिमल होते हैं इनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता कि भैया इसमें लंग्स हो, ट्रेकल सिस्टम हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कॉमनली अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके में अंदर क्या हो गया, जनरल बॉडी सरफेस हो गया। ये एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली याद रखना है जो कि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। देन बात करते हैं स्किन्स के थ्रू, जिसको अपन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू होता है, और ये जो क्यूटिकल लेयर होती है वो स्किन के ऊपर होती है। तो किन के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, तो याद रखना भैया केचुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, केचुआ के अंदर ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। केचुआ का अपन को याद रखना, ठीक है। अर्थवर्म बोलते हैं केचुआ को, और ये एनालिडा का एक मेंबर होता है, जिसके अंदर और भी होता है, जैसे जोंक वगैरह हो गया, लीच वगैरह हो गया, ये भी क्या होता है, एनालिडा के ही मेंबर होता है। साथ ही साथ स्किन से और कौन करता है, फ्रॉग, ये एक एम्फीबिया होता है फ्रॉग। देखो भैया फ्रॉग वाला फंडा आप क्लियर ही कर लो, फ्रॉग क्या है थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम से सुनना इसको अच्छे से। फ्रॉग के अंदर जब वो स्टार्टिंग फेज होती है फ्रॉग की, जिसको अपन लार्वा फेज बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं, उसके अंदर गिल्स होते हैं। उस कंडीशन के अंदर, उस टाइम के अंदर फ्रॉग जो होता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो 3 ऑर्गन्स से वो रेस्पिरेशन करता है। एक तो स्किन से करता है, जैसे अभी अपन ने देखा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, अभी अपन यही देख रहे हैं। एक करता है वो बक्कोफेरिंग्स से, जो कि बहुत कम अमाउंट के अंदर वो रेस्पिरेशन करता है, और एक करता है वो लंग्स के थ्रू, यानी कि 60% या 70% तक वो लंग्स से ही रेस्पिरेशन करता है। तो फ्रॉग वाला फंडा याद ही रखना भैया, फ्रॉग के अंदर बहुत ज़्यादा वे है रेस्पिरेशन करने की। क्लियर हो गया। तो आप इनके एग्जाम्पल डायरेक्टली याद रखना। मोस्ट क्यूटिकल या फिर क्यूटेनियस से किसके होता है, जोंक और केचुआ के अंदर ये देखा गया। देन बात करते हैं गिल्स। तो गिल्स के अंदर से कौन कौन से एनिमल रेस्पिरेशन करता है, गिल्स वाले जो ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स के अंदर होता है। जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उन सभी के अंदर गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं, लाइक क्रिस्टेशिया वगैरह, ठीक है। देन आता है मोलस्का। मोलस्का के अंदर भी गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। क्रिस्टेशिया वाला आप याद रखना, ये आया हुआ है प्रॉन, झींगा मछली, प्रॉन झींगा मछली, क्रिस्टेशिया होता है। प्रॉन वाला अपन को याद रखना, झींगा मछली, इसके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और जितने भी फिशेस है, फिशेस चाहे वो कार्टिलेजिनियस फिशेस हो, बोनी फिशेस हो, साइक्लोस्टेमेटा, तो ये जितनी भी फिशेस है उनके अंदर गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। साथ ही बात करते हैं मेंढक के अंदर जो टैडपोल लार्वा होता है, जो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, मेंढक के अंदर टैडपोल लार्वा के थ्रू टैडपोल लार्वा के अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होते हैं। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर लंग्स भी करते हैं, स्किन भी करते हैं, और बक्कोफेरिंग्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। देन अपन बात करते हैं ट्रेकियल सिस्टम की।
ये जो ट्रेकिया सिस्टम वाला क्वेश्चन है वो तो आया हुआ भी, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर सॉल्व किया है तो इंसेक्ट यानी कीटों के अंदर ट्रेकिया सिस्टम पाया जाता है। याद रखना सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा गया था तो वो ऑर्थोपोडा के अंदर ही देखा गया था, जिसको अपन ट्रेकिया सिस्टम बोलते हैं, और ये इंसेक्ट के अंदर देखा गया था। याद रखना इस चीज़ को। देन बात करते हैं बुक लंग्स। तो ये जो बुक लंग्स वाले ऑर्गन है वो किन किन में होता है, एक तो बिच्छू में होता है और दूसरा मकड़ी में ये होता है, जो कि एरेक्नोइड के ही मेंबर होते हैं। इस चीज़ को अपन डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा ट्रिकी नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल उठा के आएंगे। ठीक है, बुक लंग्स ये कौन से ऑर्गन, बुक लंग्स जो ऑर्गन है वो कौन से एनिमल्स के अंदर होता है, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है, चाहे वो स्पाइडर हो या फिर वो स्कॉर्पियन हो। तो इनके अंदर आप डायरेक्टली एग्जाम्पल याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम्पल को रट लो भैया, लिख लिख के याद कर लो। जितने भी एग्जाम्पल्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तो इसके बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। देन बात करते हैं बुक गिल्स। तो बुक गिल्स वाले जो ऑर्गन है वो किस में होता है, वो होता है लिमुलस, और जिसका अदर नेम क्या होता है, किंग क्रेब। ये चीज़ अपन को याद रखनी है, लिमुलस या किंग क्रेब के अंदर बुक गिल्स प्रेजेंट होता है। चलो मैं इसके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ। लिमुलस जो होता है, जिसको अपन किंग क्रेब बोलते हैं, ये जीवित जीवाश्म होता है, ये लिविंग फॉसिल्स है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब से ये बना था तब से आज तक इसमें कोई भी इवोल्यूशन देखने को नहीं मिला, जैसा था आज भी वैसा ही वैसा है, अनचेंज है। तो इसको अपन लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, किंग क्रेब लिमुलस को। देन बात करते हैं लंग्स। तो लंग्स बात करते हैं भैया, जो कि एक वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि फ्रॉग के अंदर होता है। फ्रॉग भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और साथ ही साथ मैमल्स यानी हमारे अंदर एविस यानी बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनके अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इट इज़ क्लियर। तो ये जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनका नाम, इनके एग्जाम्पल्स आपको आना चाहिए। देन अपन बात करते हैं फ्रॉग वाला, मैंने आपको पहले बता दिया था, चलो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉग के अंदर क्या होता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, बक्कोफेरिंक्स से भी होता है और लंग्स से भी होता है। तो मैक्सिमम जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, देन स्किन और देन बक्कोफेरिंक्स। और फ्रॉग का जो लार्वा था उसके अंदर किसके थ्रू होता है भैया, गिल्स के थ्रू होता है। तो ये आप याद रख लेना। क्लियर हो गया। ये तो हो गया अदर एनिमल्स की। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग के अंदर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है तो कंप्लीटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कंप्लीटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और साथ ही साथ लंग्स जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लंग्स क्या है, ऑर्गन होता है। ठीक है। देन बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर इसका एंड होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होता है, अपने नाक का जो बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिसके अंदर 2 हॉल होते हैं, वहाँ से यह ट्रैक स्टार्ट होता है। उसके बाद एयर कहाँ जाता है, चैम्बर में जाता है, जो कैविटी है, ठीक है, जो गुहिका है, नेजल चैम्बर जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर एयर जाता है और वहाँ से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाएगा, वहाँ से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स जिसको अपन साउंड बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री, और ब्रोंकियल ट्री से कहाँ आता है, रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ तक आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इसके बाद एयर कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर, एल्वेलिस के अंदर, और एल्वेलिस से वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन तो ब्लड में ऐड हो जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है। क्लियर हो गया, एल्वेली के अंदर हो गया। देन अपन बात करते हैं इनके 1 बाय 1 पाथ की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल? देखो ये जो बाहर सिंपल से हॉल अपन को दिख रहे हैं उनको अपन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो 2 हॉल होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू अपन को एयर अंदर लेते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, 2 हॉल होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा अपन को याद नहीं रखना। उसके बाद बात करते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेजल चैम्बर के भी 3 पार्ट होते हैं। नेजल चैम्बर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जो कि अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं इसका एक अच्छा सा डायग्राम, जो कि बनाया तो है, पता नहीं कितना अच्छा बना कितना अच्छा नहीं बना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन दिख रहा है अपन को, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ से एयर अंदर जाता है, तो ये जो भाग दिख रहा है अपन को, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर, जिसके 3 पार्ट होते हैं। आगे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं।
देखो आगे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और इसके अंदर 3 अपन को बोनी स्ट्रक्चर मिल रही है जिसको अपन कॉन्का बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का और सुपीरियर कॉन्का, ऊपर वाली क्या है सुपीरियर कॉन्का। देन लास्ट वाला जो प्रोसेस रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, किसके तो नेजल चैम्बर के कितने पार्ट होते हैं भैया, 3 पार्ट होते हैं। देन सेला टर्सिका ये बॉन होती है, ठीक है। उसके बाद में ऑडिटरी ट्यूब होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। और इधर टंग हो गया, इधर हाइड बोन हो गया, ये एपिग्लोटिस हो गया, ये वोकल कॉर्ड हो गए, ये थायराइड कार्टिलेज हो गए जो कि अभी अपन पढ़ेंगे आगे, और ओव्यूला हो गया, ठीक है, प्लेटाइन टॉन्सिल हो गया और लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। तो ये सारे आपको टर्म्स याद रखने हैं, डायग्राम में अच्छे से देख लो। देन अपन बात करते हैं नेजल चैम्बर की, जो कि सेकंड वाला पोर्शन है, इसको अपन ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेजल चैम्बर होता है वो दोनों हॉल के अंदर होगा, कि हॉल 2 है तो ऑब्वियसली ये भी पेयर में होगा, ठीक है। एक लेफ्ट नोज के अंदर, एक राइट वाले हॉल के अंदर ये होता है, तो एक पेयर के अंदर होगा। ओके, दोनों चैम्बर के अंदर जो अलग कर रहा है वो क्या कर रहा है, नेजल सेप्टम इन दोनों को अलग कर रहा है। बीच में एक सेप्टा होता है, सेप्टा होता है, एक लाइनिंग होती है जो कि दोनों होल को अलग अलग कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसको अच्छे से समझना। मान लो ये अपना नोज है, ये नोज बना दिया, इसका आगे वाला पोर्शन कौन सा है, वेस्टिबुल पोर्शन है, जिसके अंदर हेयर होते हैं। हेयर के साथ साथ आपने देखा होगा कुछ ग्लैंड्स वगैरह होती है, ठीक है। और वेस्टिबुल के जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको अपन रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलती है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। और लास्ट वाला पोर्शन उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये ऑल्फैक्टरी पार्ट जो अपन को ये अनुभव करवाता है कि ये जो स्मेल आ रही है, ये जो गंध आ रही है, वो किस चीज़ की है, ये अपन को बताता है। क्लियर हो गया। देन अपन बात करते हैं नेजल चैम्बर के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, जैसे मैंने अभी बताया। पहला भाग वेस्टिबुल है, जो कि स्मॉल एंटीरियर पार्ट होता है, आगे वाला छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं और सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अपना नाक का जो आगे वाला भाग है ना, उसके अंदर क्या क्या होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, रोम होते हैं और सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है एयर को फिल्टर करना, जो भी डस्ट पार्टिकल होता है। देखो रोम है मतलब हेयर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली एयर क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। जो डस्ट के पार्टिकल होता है वो इन हेयर के अंदर ही रह जाता है, तो ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है। क्लियर हो गया। पहले वाले पोर्शन क्या बोल दिया अपन ने, वेस्टिबुल बोल दिया। देन बात करते हैं आगे वाला पोर्शन जिसका नाम है रेस्पिरेटरी पार्ट, श्वसनीय भाग। इसके अंदर 3 हड्डी होती है, 3 हड्डी से मिलकर बना होता है। देखो ये जो मैंने दिखा रखे, ये जो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, 3 बोन ऐसे, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनका नाम मैंने पहले भी बताया था, डायग्राम के अंदर भी कॉन्का अपन इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखना कि जो मिड वाला पोर्शन होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है, एक तो नेजल बोन, मैक्सिला बोन और एथमोइड बोन। याद रखना, नेजल बोन, मैक्सिला बोन और एथमोइड बोन, आप इनको याद रख सकते हो, MEN, मैन, MEN। मैक्सिला हो गया, ई से एथमोइड हो गया और एन से नेजल हो गया। इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हो। ये अस्थियों के प्रवर्ध होते हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रवर्ध होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, याद रखना, ये टर्म्स याद रखना, टर्मिनल्स या फिर कॉन्का। टर्मिनल्स या फिर कॉन्का अपन इन जो ये प्रोसेस निकले रहते हैं बोन्स के, उनको अपन ये बोलते हैं। साथ ही साथ ये हाईली वेस्कुलर होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा निकले होते हैं। और ये किसके अंदर, इसका जो एपिथेलियम होता है वो कौन सा होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसको बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PSSCGE, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम अपन इसको बोलते हैं। और इसका कलर जो होता है वो लाल गुलाबी रंग का सा होता है। काम क्या होता है इसका, एक तो ये एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है। देखो ये जो प्रवर्ध मिल रहे हैं अस्थि के, तो ऑब्वियसली एयर जो होता है वो ऐसे इनको टच होके जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे घूमता हुआ एयर जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे बाहर का टेम्परेचर मान लो 45 या 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही इनके अंदर टकराएगा तो हमारी ये बॉडी टेम्परेचर के इक्वल सा हो जाएगा। अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर कम है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है, तब भी ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा, बॉडी के अंदर जाएगा तब, जिससे अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो याद रखना ये एयर कंडीशनर का काम करता है, ठीक है, ये एज ए एसी है तो एयर कंडीशनर का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर के लेवल का
या बॉडी टेम्परेचर के बराबर ये एयर का टेम्परेचर कर देते हैं। देन अपन बात करते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट की। तो ऑल्फैक्टरी वाला जो पोर्शन होता है वो रेस्पिरेटरी पार्ट के जस्ट ऊपर होता है, और ये कौन से बोन से फॉर्म होता है, तो ये भी याद रखना, नेजो टर्मिनल बोन से ये फॉर्म होता है, नेजो टर्मिनल बोन से। साथ ही साथ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाला है, सिनेडारियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसी मेम्ब्रेन से अपन को स्मेल आती है, कि अपन इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्मेल किस चीज़ की होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें गॉलब्लैडर सेल होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, और ग्लैंड का नाम है बाउमन ग्लैंड। एक आता है बाउमन कैप्सूल, वो नेफ्रॉन में होता है, ठीक है, वो वाला दिमाग में मत लाना, ये बाउमन ग्लैंड है भैया। तो सिनेडारियम मेम्ब्रेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन से पार्ट में होता है, ये ऑल्फैक्टरी पार्ट के अंदर होता है। इसी के थ्रू जो इसी के अंदर न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं जो कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व के अंदर लेके जाते हैं, जो कि अपन को अनुभूति कराता है, जो अपन को ये यूटिलाइज करवाता है कि भैया ये स्मेल किस चीज़ की आती है, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये सेंसरी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली सेंसरी होते हैं। देन बात करते हैं ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये कोई एक अपने नोज वाली वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये सेल लगी होती है, और बीच बीच में इसके अंदर स्लेडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्या है, म्यूकस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल आएंगे जिसकी स्मेल अपन को लेना है, उसके पार्टिकल इसके अंदर डिजोल्व होंगे। देन वहाँ से कहाँ पे जाएंगे, ये नीचे वाली सेल के अंदर जाएंगे, जिससे ये इम्पल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट क्रैनियल नर्व के अंदर जाते हैं। और याद रखना 12 पेयर क्रैनियल नर्व होती है, जिसके अंदर फर्स्ट वाली क्या होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व। इस चीज़ को याद रखना, ऑल्फैक्टरी वाला फर्स्ट होता है। क्लियर हो गया। तो वहीं से अपन को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन कि भैया किस चीज़ की स्मेल आ रही, स्मेल है कि बदबू कुछ भी है वॉट एवर, तो ये आइडेंटिफाई अपन को करवाता है। तो आज वाले पोर्शन में इतना ही, आज अपन स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली आप इसके रेगुलर नोट्स बनाते रहो और चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहो। समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट इसके आगे वाला भाग जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे वाला, उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड लक।